नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के बारे में, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव की दैत प्रकृति। ठीक है, यानी कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले तो इस चैप्टर का हम ओवरव्यू बताएंगे, ठीक है, और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी समझेंगे कि इसका नाम ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, और इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखिए, यहां पे लिखा है विकिरण एवं द्रव्य, दो चीजों के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। पहला तो विकिरण के बारे में लिखा हुआ है और दूसरा द्रव्य के बारे में लिखा है। ठीक है, और विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि विकिरण की भी द्वैत प्रकृति होगी और द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होगी। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पे हमको ये समझना है कि विकिरण क्या होता है। दोस्तों, 11वीं क्लास में आपने इतना पढ़ा है, ठीक है, कि ऊष्मा संचरण की अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, ऊष्मा संचरण जो है वो अगर किसी ठोस पदार्थ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ठोस पदार्थों में क्या होता है, ऊष्मा का जो संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड कोई सॉलिड है, किसी भी पदार्थ की है, मान लीजिए लोहे की मान लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आप जब इसके एक साइड को गर्म करेंगे, एक साइड को हीट अप करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे दूसरा साइड भी हीट अप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको सोचने वाली बात यह है कि हमने तो इस वाले साइड को हीट अप किया था, हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा यहां तक कैसे पहुंच गई। तो दोस्तों, होता क्या है, सॉलिड मटेरियल में क्या होता है, जब आप किसी भी एक मतलब ठोस पदार्थ के किसी एक हिस्से को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो आप जिसको गर्म कर रहे हैं उस जगह के, उस स्थान के जो अणु होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऊष्मा को अवशोषित करने के बाद अपने पड़ोस वाले अणुओं को वो ऊष्मा प्रदान कर देते हैं, उनको हैंडओवर कर देते हैं। ठीक है, फिर वो उनके पड़ोसी जो है वो ऊष्मा को ग्रहण करके बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने पड़ोसियों को दे देते हैं। इसी प्रकार ये चलता रहता है और हर एक अणु अपने पड़ोसी अणु को ऊष्मा देता रहता है, और इसी प्रकार चलते चलते ये प्रक्रिया होती रहती है और देखते देखते पूरी धातु जो है वो गर्म होने लगती है। ठीक है, क्षण का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ये तो होता है चालन। ठीक, अब हम बात करते हैं संवहन की। संवहन दोस्तों मोस्टली किस में होता है, लिक्विड्स में होता है। आपने देखा होगा, जब आप किसी द्रव को गर्म करना शुरू करते हैं, तो जब उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपने जब भी किसी भी पात्र में आप किसी भी द्रव को रख के गर्म करते हैं, तो उसके पात्र के जो निचली सतह होती है, ठीक है, पात्र की जो निचली सतह होती है, वहां पे जो अणु होते हैं उनको ऊष्मा पहले मिलती है। ठीक है, फिर जो पात्र की तली में जो अणु है वो ऊष्मा ग्रहण करके क्या करते हैं, वो जब ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो उनका घनत्व हो जाता है कम, क्योंकि गर्म करने पर द्रव का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो पात्र की तली में जो द्रव के अणु होते हैं वो गर्म होने पर ऊपर की ओर उठने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घनत्व होता है कम। ठीक है, जब वो द्रव के अणु ऊपर की ओर आ जाते हैं तो नीचे जो उनका स्थान खाली होता है उसको कौन ले लेता है, जो बाकी अणु है वो ऊपर से नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनके साथ भी यही होता है, वो भी ऊष्मा ग्रहण करते हैं, उनका भी घनत्व थोड़ा सा कम हो जाता है और वो हल्के पड़ जाते हैं और वो अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, फिर उनकी जगह पे दूसरे ठंडे अणु आ जाते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे करके पूरे द्रव का जो है तापमान जो है वो बढ़ने लगता है। और ये प्रक्रिया चलते चलते एक स्थिति ऐसी आती है जब संपूर्ण द्रव जो है वो उबलने लगता है या खौलने लगता है। कोई भी द्रव कब उबलता है या कब खौलता है, ठीक है, तो अगर आप इसका जवाब ये देते हैं कि हर एक द्रव अपने क्वथनांक पर उबलता है, तो ये देखिए ये उत्तर जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा अच्छा उत्तर, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप थोड़ा सा अच्छा उत्तर देंगे। ठीक है, अच्छा उत्तर का मतलब ये है कि हम लोगों ने 11वीं 12वीं क्लास में, ठीक है, थोड़ी हायर स्टडी की है 10वीं और 9वीं की तुलना में, तो हम थोड़ा सा अच्छा जवाब देंगे, थोड़े अच्छे शब्दों में देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई भी द्रव तभी उबलता है, तभी खौलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों लिक्विड्स में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि के द्वारा होता है। ये होती है संवहन विधि जिसकी हमने बात करी। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो अणु ऊष्मा प्राप्त करता है वो अपना स्थान परिवर्तित कर देता है, वो ऊपरी सतह पर आ जाता है और निचली सतह पे फिर बाकी ठंडे अणु चले जाते हैं। ठीक, फिर वो
ऊष्मा प्राप्त करके उनका घनत्व कम होता है, फिर वो ऊपर आते हैं, फिर दूसरे ठंडे अणु चले जाते हैं, और ऐसे करते करते सारे ठंडे अणु जो थे वो गर्म होने लगते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है, और लास्ट में वो द्रव खौलने लगता है, ठीक है, या उबलने लगता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, अगर चालन हो गया, संवहन हो गया, तीसरी विधि जो है वो ऊष्मा संचरण की, वो है विकिरण, ठीक है। विकिरण क्या होता है दोस्तों? विकिरण मोस्टली गैसेस में होता है, ठीक है, गैसेस में होता है और निर्वात में यानी कि वैक्यूम में भी होता है। अब इस चीज को समझिएगा दोस्तों, हमें पता है कि अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी के अगर आप ऊपर जाने लगेंगे तो कुछ किलोमीटर तक ही वायुमंडल सीमित है, उसके ऊपर जाने पर वायुमंडल है ही नहीं, वहां पे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसके आगे से निर्वात शुरू हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जो है वो वायुमंडल पाया जाता है, उसके ऊपर वायुमंडल है ही नहीं, निर्वात होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य की, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने से पहले निर्वात से होकर गुजरता है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी से होकर निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचता है तो क्या होता है, आप देख रहे हैं कि दोस्तों वो सूर्य का प्रकाश निर्वात में भी चल रहा है, और जब सूर्य का प्रकाश निर्वात में चलेगा तो इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और ये बात तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 में पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है तो इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, माध्यम जो थोड़ा बहुत है भी वो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो कि कुछ किलोमीटर तक ही सीमित है, उसके आगे नहीं है। मतलब अगर आप बात करते हैं वायु माध्यम में ऊष्मा का संचरण करने की या निर्वात में ऊष्मा का संचरण करने की बात करते हैं तो वो होता है विकिरण, ठीक है। कोई भी गर्म वस्तु, ठीक है, अपने चारों ओर या अपनी चारों तरफ से ऊष्मा को सर्जित करती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकिरण, ठीक है। कोई भी गर्म वस्तु आप ऐसे खुले वातावरण में रख देंगे तो वो हर एक गर्म वस्तु क्या करती है? अपने अंदर से ऊष्मा को विकिरित करने लगती है, और अपने अंदर से ऊष्मा को विकिरित करती है और चारों ओर वायुमंडल में प्रसारित करने लगती है। अब हर एक गर्म वस्तु जो अपने अंदर की ऊष्मा को तरंगों के रूप में निकाल रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकाल रही है, इन्हीं तरंगों को हम लोग ऊष्मीय तरंगे कहते हैं या ऊष्मीय विकिरण कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे हमने ऊष्मीय विकिरण पढ़ा है कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, चालन, संवहन, विकिरण, उसमें जो विकिरण होता है वो ऊष्मीय विकिरण होता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम लोग मुख्य रूप से प्रकाश के बारे में ही जानेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों ये जो चैप्टर है वो प्रकाशिकी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये प्रकाशिकी का हिस्सा नहीं है, ये है आधुनिक भौतिकी का हिस्सा, ठीक, ये आधुनिक भौतिकी में आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे हमको ये समझना है कि अगर जैसे ऊष्मीय विकिरण होता है वैसे अगर हम प्रकाश की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रकाश भी तो स्रोत से निकलकर हम तक आ रहा है, फिर चाहे हमारे और स्रोत के बीच में कोई माध्यम हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, स्रोत से निकलने वाला प्रकाश हम तक हमेशा पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार प्रकाशीय ऊर्जा के संचरण की ये जो विधि होती है कि स्रोत से निकलकर प्रकाश सीधा हम तक आ रहा है, फिर चाहे हमारे और स्रोत के बीच में कोई माध्यम हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही विधि, प्रकाश के संचरण की यह विधि विकिरण कहलाती है, और इस प्रकार के विकिरण को हम लोग प्रकाशीय विकिरण कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले चैप्टर में जब भी हम विकिरण बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ऊष्मीय विकिरण या किसी और प्रकार के विकिरण की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल बात हो रही है प्रकाशीय विकिरण की, ठीक है। यहां बात किसकी हो रही है? प्रकाशीय विकिरण की बात हो रही है। चलिए दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आधुनिक भौतिकी के बारे में बता दूं। देखिए, आधुनिक भौतिकी जैसे कि आप जानते ही होंगे, हर एक सब्जेक्ट के कुछ शाखाएं होती हैं, हर एक विषय की अपनी अपनी शाखाएं होती है, केमिस्ट्री में भी होती है, मैथ्स में भी होती है, फिजिक्स में है ही, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं इतिहास की। दोस्तों आपने पढ़ा होगा इतिहास की 3 शाखाएं होती है, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो जैसे इतिहास में एक मतलब इतिहास की एक शाखा होती है आधुनिक इतिहास, वैसे ही
भौतिकी यानी कि फिजिक्स में भी एक शाखा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, आधुनिक भौतिकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें काफी नए कॉन्सेप्ट रखे गए, मतलब वो कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक रखे गए हैं जिनकी खोज ज्यादातर 19वीं सदी के बाद हुई है। ठीक है, आप ये चीज गौर कर सकते होंगे, इसमें आप जितनी भी घटनाएं पढ़ेंगे, सारी घटनाएं जो है लगभग सारी घटनाएं, ज्यादातर घटनाएं जो है वो 1900 के बाद ही खोजी गई हैं, उसके पहले की नहीं है कोई। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम नए, एकदम न्यू फिजिक्स है। ठीक है, एकदम फिजिक्स की नई शाखा है, इसका निर्माण काफी लेट हुआ, काफी देर से हुआ, इसलिए इसे आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो अब दोस्तों इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, इस चैप्टर को हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि विकिरण की द्वैत प्रकृति कैसी है, क्या है। ठीक है, फिर हम लोग, जब आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बात करेंगे द्रव्य की, कि द्रव्य के पास कैसे द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है 2 तरह का बर्ताव करना या 2 तरह का व्यवहार करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इंसान मिले, ठीक है, वो आपके साथ 2 तरह का व्यवहार करे, तो आप बोलेंगे कि इसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति है, मतलब ये 2 तरह का व्यवहार करता है, हमारे मुंह पे हमारे जैसी बोलता है और उनके मुंह पे उनकी जैसी बोलता है। यहाँ पे बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, विकिरण यानी कि प्रकाशीय विकिरण, मैंने बोला था इस चैप्टर में जब भी हम लोग विकिरण की बात करेंगे तो समझ जाइएगा कि हम प्रकाशीय विकिरण की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रकाशीय विकिरण 2 तरह का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, प्रकाशीय विकिरण जो है वो कण की तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाशीय विकिरण जो है वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक, ओके। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 और 10 पढ़ा है। चैप्टर नंबर 9 में किरण प्रकाश की पढ़ी है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 में तरंग प्रकाश की पढ़ी है। चलिए, अब दोस्तों जो किरण प्रकाश की होती है उसमें आपने क्या, प्रकाश को किरण माना है। ठीक है, उसमें आपने प्रकाश को एक किरण माना है। जब प्रकाश को आपने किरण माना है, और एक और चीज, 2 साइंटिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, 2 मतलब मेन साइंटिस्ट थे। एक थे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने कहा कि प्रकाश जो है वो कण है। न्यूटन ने कहा प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है, प्रकाश कण है। ठीक है, ऐसा न्यूटन का कहना था। फिर तरंग प्रकाशिकी के लिए पहला सिद्धांत दिया था हाइगेंस ने। ठीक है, तो हाइगेंस ने कहा प्रकाश तरंग है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई कि न्यूटन की बात मानी जाए कि हाइगेंस की बात मानी जाए। न्यूटन की बात को मानकर प्रकाश को एक कण मान लिया जाए, या फिर हाइगेंस की बात को स्वीकारते हुए प्रकाश को एक तरंग मान ले। अब प्रॉब्लम यह आती है कि भाई जो ज्यादा सही लगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज्यादा सही लगे उसको अपनाइए, बाकी दूसरे को हटाइए। ठीक है, लेकिन समस्या तो वहां उत्पन्न हो जाती है जब यह पता चलता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। मेन समस्या तो यहां पे आती है कि जब दोनों इंपॉर्टेंट है तब क्या करें। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, अगर आप प्रकाश को कण मानेंगे, अगर आप प्रकाश को कण मानेंगे, न्यूटन की बात को सही मानते हैं, तो आप परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, आप अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो कि इसमें हम लोग इस वाले चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सुन लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव नाम की एक घटना होती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव घटना होती है, वो आप लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे, अभी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, और रमन प्रभाव। चलिए, तो अगर आप न्यूटन की बात को सही मानते हैं, प्रकाश को एक कण मान लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में ये कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग प्रकाश कणिका बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आप न्यूटन की बात मानते हैं, प्रकाश को एक कण मानते हैं, तो आप परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं, कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं, और रमन प्रभाव की भी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन आप किसकी व्याख्या नहीं कर सकते? अगर आप न्यूटन की बात को मानते हैं और प्रकाश को एक कण समझते हैं, तो आप कभी भी व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी विवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आप कभी भी ध्रुवण को नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई। ठीक, तो बाद में हाइगेंस आए, हाइगेंस ने कहा नहीं नहीं, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश तरंग है। तो चलिए भाई, अगर आपने प्रकाश को तरंग माना है तो आप किसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे? पहले बताते हैं किसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने प्रकाश को तरंग माना तो परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी आराम से। ठीक है, अपवर्तन की व्याख्या हो जाएगी। ठीक,
व्यतिकरण की व्याख्या हो जाएगी, विवर्तन की व्याख्या हो जाएगी, ध्रुवण की व्याख्या हो जाएगी। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते आप, रमन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाओगे आप, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाओगे आप। तो देख रहे हैं आप, यहां पे न्यूटन की बात अगर मानेंगे तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाएगी, उसे हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे ना समझा पाएंगे। ठीक, अगर आप हाइगेंस की बात को मानते हैं तो आप कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि दोनों अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, किसी एक को रिजेक्ट कर देना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो फिर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि ये दोनों चीज होती है। ठीक है, प्रकाश को आप कण भी मान सकते हैं और तरंग भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो उन्होंने कहा प्रकाश जो है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। ठीक है, प्रकाश जो है वो दोनों तरह से बिहेव करेगा, कण की भांति भी व्यवहार करेगा और तरंग की तरह भी व्यवहार करेगा। और इसी चीज को मैंने कहा ना, जब भी कोई इंसान दो तरह का व्यवहार करता है तो हम बोलते हैं उसकी प्रकृति दैत प्रकृति है, मतलब वो आपके मुंह पे कुछ और बोल रहा है और दूसरे वाले, सामने वाले इंसान के मुंह पे उनकी जैसी। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहां पे प्रकाश क्या है, दो तरह का व्यवहार कर रहा है, वो कण भी है और वो तरंग भी है, कभी वो कण बन जाता है, कभी वो तरंग बन जाता है। अब यही प्रॉब्लम जो है, यही उसका जो गुण है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विकिरण यानी कि प्रकाशीय विकिरण की द्वैत प्रकृति का मतलब क्या है। ठीक, चलिए अब यहां इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। दोस्तों एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था प्लांक। ठीक है, तो प्लांक ने हमको बताया कि जब, अच्छा आपको याद होगा चैप्टर नंबर 10 में जब हमने तरंग प्रकाश की पढ़ी थी, तरंग प्रकाश की में एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था। ठीक है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत यानी कि कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया था, न्यूटन ने कहा था प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग प्रकाश कणिका बोलते हैं। ठीक है, और फिर बाकी सारे उनके प्रकाश कणिका के बारे में कुछ गुण थे, वो उन्होंने अपने नियम में दिए थे। अच्छा, तो जो बात न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में कही थी, वही बात प्लांक ने भी कही, लेकिन थोड़ा सा नए अंदाज में। प्लांक ने कहा कि जो प्रकाश होता है ना, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से मिलकर बना होता है। देखिए थोड़ा सा अंतर आ गया। ठीक है, प्लांक ने कहा कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है प्रकाश। ठीक है, और ये न्यूटन ने क्या कहा था कि प्रकाश कण से मिलकर बना है। समझिएगा, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल और कण में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन बेसिक जो है प्लांक ने जो कहा वो मूल रूप से किसके नियम पर आधारित था, न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर ही आधारित था। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ माना, मतलब मैसिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना। प्लांक ने भी तो वही बोला। ठीक है, तो प्लांक की जो क्वांटम परिकल्पना है वो कहीं ना कहीं मूल रूप से किस पे आधारित है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत पे। ठीक है, अब प्लांक ने कहा कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, और जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि हर एक फोटोन की ऊर्जा का मान, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा का मान E बराबर कितना होता है, h न्यू होता है। ठीक है, अब इसमें संकेतों का अर्थ समझिएगा दोस्तों। E क्या है, E जो है वो आपकी फोटोन की ऊर्जा है। अब दोस्तों फोटोन कहें या क्वांटा कहें, बस नाम बदल रहा है, चीज वही है। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं, फोटोन कहें या क्वांटा कहें वो एक ही चीज है की ऊर्जा। और दोस्तों न्यू क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश। लेकिन यहां पे हमने क्या बोला, प्रकाश फोटोनों से मिलकर बना है, तो यहां पे न्यू क्या हो जाएगा, फोटोन की आवृत्ति। अब हम लोग बात करेंगे H की, तो H ये है प्लांक नियतांक। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है दोस्तों। अब देखिए प्लांक नियतांक, इसका मान भी है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और मात्रक क्या होगा, जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर आपको इसका मात्रक में शक हो रहा हो, आप निकालना चाहते हो, तो बेशक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने 11वीं क्लास में सीखा था मात्रक निकालना, और ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, आइए निकाल लेते हैं। H बराबर कितना होगा दोस्तों, E बराबर H बराबर E बटे न्यू, E अपॉन न्यू। कहां से आया, E बराबर H न्यू से आया। ठीक है, और E बराबर H न्यू है क्या, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का एक एक्सप्रेशन है, एक समीकरण है। ठीक है, यहां से H का मान निकाल लिया, E अपॉन में न्यू। अब यहां पे वैल्यू रखिए,
H का मात्रक निकालना है तो क्या करेंगे, E का मात्रक रखिए, E का मात्रक यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है भाई, जूल होता है, ठीक, अपॉन में यहां पे न्यू का मात्रक क्या है, न्यू क्या है दोस्तों, आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो H का मात्रक क्या आ जाएगा दोस्तों, H का मात्रक आ जाएगा जूल इंटू, ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, अब यहां से H का मात्रक निकल आया। अब इसको ध्यान रखिएगा, जो जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ चीजें हैं जो हर साल पूछी जाती हैं और इसके क्वेश्चंस भी काफी सरल हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं 11th चैप्टर, ठीक, 12th चैप्टर और ये आपका 13th चैप्टर, ये तीनों चैप्टर क्या है, आपके आधुनिक भौतिकी में आते हैं, ठीक। तो दोस्तों 11th, 12 और 13 इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तीनों चैप्टर अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 की जब हम बात करेंगे तो वहां से जो क्वेश्चन निकलेंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सीधा लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, और इजी है, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये अपकमिंग 3 चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, H का मात्रक निकल आया, ठीक। अच्छा, तो बस प्लांक ने अपनी क्वांटम परिकल्पना में इतना कहा था। और एक और चीज देखिए, प्लांक ने यह कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं, और हर एक फोटोन या क्वांटा की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर h न्यू। E क्या है, फोटोन की ऊर्जा, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति, ठीक है। अच्छा भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज और, वो ये है कि प्लांक ने हमें यह भी बताया कि देखिए, वास्तव में प्लांक ने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रकाशीय ऊर्जा की बात करें, हम हमेशा यही कहें कि प्रकाश फोटोनों से मिलकर बना है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे कि जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोनों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। अब जब हमने ये बोल दिया कि सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन से मिलकर बनी है, तो प्रकाश भी तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत ही आता है। प्रकाश भी तो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो हमने दृश्य प्रकाश तरंगों के बारे में पढ़ा था वो क्या है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग ही तो है, सिंपल है ना। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, और बात करेंगे कि अगर अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो उनके फोटॉन्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कई प्रकार की होती हैं, चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टीवी तरंगे, एफएम तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव्स, ठीक है। फिर परावैंगनी तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, अवरक्त तरंगे, एक्स तरंगे और गामा तरंगे, ठीक है। तो इन सभी तरंगों के फोटॉन्स होंगे। और हाँ, जैसे आप ये बोलना चाहेंगे कि एक्स किरणों का फोटॉन बोल रहे हैं तो आप उसे एक्स किरण फोटॉन बोल दीजिए, समझने वाले समझ जाएंगे कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक्स किरणें जिन फोटोनों से मिलकर बनी है उन्हें हम लोग एक्स किरण फोटोन कहते हैं। इसी प्रकार गामा किरणें जिस फोटोन से मिलकर बनी उसे गामा रे फोटोन बोलते हैं, ठीक है। अवरक्त तरंगे जिस फोटोन से मिलकर बनी उसे अवरक्त फोटोन बोलते हैं, ठीक है। अवरक्त तरंग के फोटोन यानी कि इंफ्रारेड फोटोन्स, अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स, और ये जो विजिबल यानी दृश्य प्रकाश तरंग जो होती है, दृश्य प्रकाश वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, उसी में वो विबग्योर 7 रंग के प्रकाश दृश्य प्रकाश में ही आते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ओके दोस्तों, चलिए अभी ये तो हुई प्लांक की क्वांटम परिकल्पना की बात, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक। मैंने कहा था ये एक टॉपिक है जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे, ठीक। फिर ये जानेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों होता है, मतलब इसका कारण क्या है। स्टेप बाय स्टेप हर एक छोटी छोटी चीज जानेंगे कि कैसे ये सारी घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना होती है। कहते हैं कि आप धातु के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है। धातुओं के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, जहां हमने विद्युत धारा के बारे में बात करी थी, ओम का नियम और बाकी सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। ओके, तो वहां पे हमने आपको एक टॉपिक बताया था कि धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, याद है। धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता था, उसमें बोला गया था कि धातु की अगर हम बात करें तो धातुओं के परमाणुओं का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। जब धातु के परमाणुओं का आकार बड़ा होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि अगर हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है।
उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करेंगे कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोश में होगा, सपोज करिए कि इसमें 4 कक्षाएं हैं और भीतर की कक्षाएं भरी हैं, और हम बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, बाह्यतम कक्षा का मतलब सबसे बाहर वाली कक्षा जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन टहल रहा है, गति कर रहा है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के साथ क्या होगा, काफी ज्यादा दूरी पर होगा। ठीक है, क्योंकि जो भीतरी इलेक्ट्रॉन है वो तो नाभिक के पास में है, देखिए ज्यादा दूरी पर नहीं है, लेकिन नाभिक से सबसे ज्यादा दूर कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा जो एकदम बाह्यतम कोश में चक्रण कर रहा होगा। ठीक है, तो बाह्यतम कोश क्या, अगर हम बात करते हैं कि परमाणुओं की, तो धातुओं की बात करते हैं, तो धातु के जो परमाणु होते हैं उनका आकार प्रायः बड़ा होता है, जिस कारण बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक से काफी दूर होता है। और दोस्तों यहाँ पे नाभिक होता है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में कूलाम बल लगता है, और कूलाम बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर धातु की बात करें, धातु के परमाणुओं का आकार बड़ा है तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से काफी दूर होगा। जब वो नाभिक से काफी दूर होगा तो दूरी ज्यादा तो बल कम। इसका मतलब अगर दूरी ज्यादा होगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो काफी कम हो जाएगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल है जब वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो नाभिक के साथ वो इलेक्ट्रॉन दुर्बल आकर्षण बल के साथ बंधा रहेगा। ठीक है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दुर्बल आकर्षण बल से बंधा हुआ है, ठीक है, तो उसको हल्की सी भी अगर ऊर्जा मिल जाएगी, कहीं से भी बाहर से किसी भी तरह से हल्की सी ऊर्जा अगर उसे मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, उस ऊर्जा को ग्रहण करेगा और इस बंधन को तोड़ाकर, उस बंधन को तोड़कर वो भाग जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु के परमाणु से निकल जाएगा। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को जो थोड़ी बहुत ऊर्जा चाहिए कि ये आजाद हो जाए, वो ऊर्जा उसे कहां से मिलेगी? तो दोस्तों उसे ऊर्जा मिलती है सामान्य कमरे के ताप की अगर हम बात करें। ठीक है, रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो सामान्य ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसे इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या, अपने परमाणु से अलग हो जाता है। और जब ये अपने परमाणु से बाहर निकल जाएगा तो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, परमाणु धनावेशित हो जाएगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन सपोज करिए निकल गया, ठीक है, और ये कक्षा खत्म हो गई। ठीक है, जब कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो कक्षा खत्म हो जाएगी, ये कक्षा खत्म हो गई और ये परमाणु धनावेशित हो गया। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से बाहर निकला है और परमाणु को धनावेशित करके चला गया है, ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो धातु के भीतर ही कहीं भी गति करेगा। ठीक है, धातु के भीतर ये कहीं भी गति करेगा। तो इसीलिए अगर हम धातुओं की बात करेंगे तो आप ये अपने मन में एजम्पशन पहले से बना लीजिएगा कि धातु की बात कर रहे हैं तो धातुओं में पहले से ही ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी आपको विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु के भीतर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही चीज आपको चैप्टर नंबर 3 में बताई गई थी। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या बोला गया था कि अगर आप किसी धातु की बात करते हैं तो जब आप धातु के पृष्ठ पर कोई उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तो धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित कराया जाता है तब धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा
आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना हो कैसे रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहां पे जो एक आपको दिख रहा है ये एक धातु का टुकड़ा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी धातु के टुकड़े की, तो धातु के भीतर पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे वो नाभिक का आकर्षण को खत्म करके बाहर आजाद हो जाते हैं और धातु के टुकड़े के भीतर या धातु के भीतर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कैसे बने थे वो अभी हमने बताया भी, और हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि धातुओं के भीतर बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने परमाणु से, अपने जनक परमाणु से अलग हुए हैं और ये धातु के भीतर कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। हर एक धातु के धनावेशित परमाणु के बगल में उसका एक इलेक्ट्रॉन रखा है। ठीक है, अब ये जो प्लस बना है, प्लस का मतलब हुआ कि जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये वही धनावेशित परमाणु है। ठीक है, और इस परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसके बाद ये धनावेशित हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है, तो यहां डायग्राम में आपको धनावेशित परमाणु दिखाए गए हैं और उनके बगल में उससे परमाणु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, जब किसी भी धनावेशित परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो धातु के भीतर ही गति करेंगे। इनको बाहर अगर आप चाहते हो कि ये बाहर निकल जाए, मतलब ये धातु के भी बाहर निकल जाए, तो आपको थोड़ी सी ऊर्जा और देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन भले ही अपने परमाणु से आजाद हो गया हो, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु से निकलेगा तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा, मतलब परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आ गया है परमाणु पर, और इलेक्ट्रॉन पे तो पहले से नेगेटिव चार्ज था, तो धनावेशित परमाणु अभी भी इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और हां, केवल यही परमाणु नहीं, पड़ोस में जितने भी धनावेशित परमाणु है वो भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। मतलब अभी भी इस इलेक्ट्रॉन के पास आकर्षण बल है। अब अगर आप चाहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इन सभी आकर्षण बल को खत्म करते हुए पृष्ठ से बाहर निकल आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में यही होता है, जब आप उचित आवृत्ति का फोटोन गिराते हो तो होता क्या है, हर एक फोटोन अपने साथ कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर आता है। ठीक है, ठीक, चलिए तो आपको पता है कि हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर आप किसी एक ही प्रकाश स्रोत की बात करिए तो एक प्रकाश स्रोत से, एक ही सेम प्रकाश स्रोत से जितने भी फोटोन निकलेंगे सभी फोटोनों की ऊर्जा बराबर होगी। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि किसी प्रकाश स्रोत से ये 3 फोटोन जो है वो हमने गिराए। ठीक है, अब हर एक फोटोन की आवृत्ति कितनी है, न्यू। अगर हर एक फोटोन की आवृत्ति है न्यू, तो दोस्तों हर एक फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बराबर एच न्यू। ठीक है, हर एक फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बराबर एच न्यू। कहां पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, हर एक फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी E। अच्छा, अब देखिए, जब E बराबर एच न्यू ऊर्जा वाला फोटोन कोई गिरेगा पृष्ठ पे तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे ऐसा होता है कि हर एक फोटोन अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसी एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन को देगा। ऐसा नहीं होता है कि एक फोटोन गिरा, उसने अपनी थोड़ी ऊर्जा इसको दे दी, थोड़ी ऊर्जा उसको दे दी, ये काम नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, हर एक फोटोन अपनी जितनी भी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक, तो मान लीजिए कि ये तीनों फोटोन गिरे। ठीक, अच्छा, अब फोटोन पृष्ठ पर गिरेगा और किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा। मान लीजिए इस वाले फोटोन ने क्या किया, इसको अपनी ऊर्जा दे दी, अपनी ऊर्जा दे दी ये वाले इलेक्ट्रॉन को। इस वाले फोटोन ने क्या किया, अपनी ऊर्जा दे दी इस वाले इलेक्ट्रॉन को, और इस वाले फोटोन ने क्या किया, अपनी ऊर्जा दे दी इसको। ठीक है, अच्छा, तो जब फोटोन गिरेगा और अपनी सारी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, अच्छा, फोटोन ऊर्जा लेकर आया, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दिया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया। इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी आ गई, लेकिन फोटोन क्या होगा, फोटोन की सारी एनर्जी चली गई। और जब फोटोन अपनी सारी ऊर्जा किसी इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो वो फोटोन गायब हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा आ गई है, अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा पृष्ठ से बाहर निकलने में थोड़ी मेहनत करेगा। क्यों?
क्योंकि मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन अभी भी इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल लग रहे हैं। कौन कौन लगा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से निकला था वो परमाणु धनावेशित हो गया है, वो परमाणु आज भी इस पर आकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है। और वो ही नहीं, पड़ोस में जितने भी धनावेशित परमाणु हैं, सारे धनावेशित परमाणु इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाएंगे। मतलब अगर आपके द्वारा दी गई ऊर्जा को, आप चाहते हो कि आपके द्वारा दी गई ऊर्जा से ये बाहर निकल जाए, तो आपको करना क्या होगा? आप इतनी मात्रा में, कम से कम इतनी मात्रा में तो ऊर्जा इसे दीजिए कि ये बाहर तो निकल आए बेचारा, ठीक है। तो आप जितनी भी ऊर्जा दोगे, फोटोन जितनी भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा क्या करेगा? पृष्ठ से बाहर निकलने में खर्च करेगा, बाकी सारी ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेम काम यहां होगा, सेम काम यहां होगा। लेकिन दोस्तों जरा इसकी बात, इसको समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दूसरा वाला फोटोन है, वो अपनी सारी ऊर्जा किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन को दे रहा है जो धातु के भीतर से निकल रहा है। जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के जितना भीतर से निकलेगा, उसको पृष्ठ से बाहर निकलने में उतना ही कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पृष्ठ तक आने में थोड़ी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ये दूरी तय करते वक्त इसे कई प्रकार के आकर्षण बल के विरुद्ध जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग इसको आकर्षित कर रहे हैं ना चारों तरफ से। अब इसको पृष्ठ से बाहर निकलने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और इसकी बात करें तो उसको तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं किस प्रकार फोटोन के गिरने से, एक फोटोन के गिरने से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उसकी सारी ऊर्जा मिल जा रही है, और इलेक्ट्रॉन उसका यूज दो हिस्सों में कर रहा है। पहला तो उस ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा पृष्ठ से बाहर निकलने में खर्च कर दे रहा है, ठीक है, और बची हुई ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक। सेम काम ये इलेक्ट्रॉन भी करेगा, ये भी करेगा, लेकिन इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा भीतर से निकल रहे हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन धातु के जितना भीतर से निकलेगा उसको पृष्ठ से बाहर निकलने में उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सेकंड नंबर का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको पृष्ठ से बाहर निकलने में थोड़ा ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और इसे तो सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे दबा हुआ है, इसको बाहर निकलने में सबसे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फोटोन गिरा, अपनी सारी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन ने उस ऊर्जा को अवशोषित किया, थोड़ी ऊर्जा पृष्ठ से बाहर निकलने में खर्च कर दी, बाकी सारी ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा बन गई। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये सभी फोटोन कितनी जूल की ऊर्जा ला रहे हैं? 4 जूल की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। अगर ये सारे फोटोन 4 जूल की ऊर्जा ला रहे हैं तो देखिएगा, ठीक है, इसने अपनी 4 जूल की ऊर्जा दी इस इलेक्ट्रॉन को। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन ने 1 जूल की ऊर्जा खर्च कर दी पृष्ठ से बाहर निकलने में, तो भाई 4 जूल ऊर्जा में से 1 जूल ऊर्जा पृष्ठ से बाहर निकलने में खर्च कर दी, तो बची कितनी? 3 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितनी ऊर्जा लेके? 3 जूल की ऊर्जा लेकर निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? 2 जूल की ऊर्जा खर्च कर दी बाहर निकलने में। अब कितना बचा? 2 जूल बचा। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कितनी ऊर्जा लेके निकलेगा? 4 जूल में से 2 जूल खर्च कर दिया, 2 जूल की ऊर्जा लेकर निकलेगा, ठीक। और तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ये मान लीजिए अगर इसने 3 जूल की ऊर्जा खर्च कर दी हो बाहर निकलने में, तो कितना बचा बेचारे के पास? 1 जूल बचा। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1 जूल। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से निकल रहा है, पृष्ठ से निकल रहा है या पृष्ठ से थोड़ा नीचे से निकल रहा है, थोड़ा ही नीचे से, तो वो उसकी गतिज ऊर्जा देखिए सबसे ज्यादा है, 3 जूल, ठीक है। और जो थोड़ा भीतर से निकल रहा है उसकी ऊर्जा थोड़ा कम हो गई, 2 जूल, क्योंकि उसने 2 जूल तो बाहर निकलने में वेस्ट कर दिया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सबसे भीतर से निकल रहा है, सबसे नीचे से निकल रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी, 1 जूल। क्यों? क्योंकि 3 जूल तो इसने बाहर निकलने में खर्च कर दिया। तो यहां पे ये चीज है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से निकलेंगे उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये तो हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारण। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वैसे ही 2 प्रभाव और होते हैं। दोस्तों, हमको धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, तरीका चाहे कोई भी हो, हमको बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब दूसरा तरीका ये होता है कि सपोज करिए आपने धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आपने दूसरा तरीका अपनाया। क्या किया? आपने उसको गर्म करना शुरू किया। तो जब आप धातु के टुकड़े को गर्म करना शुरू करेंगे तो धातु के हर एक इलेक्ट्रॉनों को ऊष्मीय ऊर्जा मिलेगी, और क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन मतलब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मा को ग्रहण करेंगे और
फिर पृष्ठ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में भी क्या हुआ, जब हमने धातु को गर्म किया तब भी धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए, और इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस प्रकार के उत्सर्जन को क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान की जाती है, मतलब उसे गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तब उस धातु के टुकड़े के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। मतलब आप गर्म कर रहे हो फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो इस प्रकार का उत्सर्जन तापायनिक उत्सर्जन होता है। चलिए भाई, ये समझ में आ गया। अब एक प्रकार का उत्सर्जन और होता है। सपोज करिए कि आपको इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने थे, तो आपने क्या किया, आपने एक वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। जब आप वैद्युत क्षेत्र लगाओगे तो आपको पता है किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी ऋणावेश पर बल जो है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर आप इसमें कोई वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो वो वैद्युत क्षेत्र भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। ठीक है, इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि आपने क्या किया, दो प्लेट लगाई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए आप क्या करेंगे, दो प्लेट लगाएंगे, तभी तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि अगर आपको एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो क्या करना होगा, एक दो प्लेटें लगानी होगी धातु की, एक प्लेट को धनावेशित करना होगा, एक प्लेट को ऋणावेशित करना होगा। अब धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो एक समान होगा, क्योंकि किसी भी समतल चादर के कारण या किसी आवेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब सपोज करिए अगर ऊपर वाली प्लेट कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, नीचे वाली प्लेट निगेटिव हो जाए, तो आपको पता है दोस्तों कि धनावेशित प्लेट से यानी पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस वैद्युत क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगी होगी दोस्तों। आपको चैप्टर नंबर 1 में यह भी बताया गया था कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋणावेश रखा है तो उस ऋणावेश पर जो बल होता है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, जबकि किसी धनावेशित आयन पर या धनावेशित परमाणु पर या धनावेशित कण पर जो बल लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर दोस्तों हम बात करें, देखिए धनावेशित परमाणु तो बाहर निकलेगा नहीं, उसको तो भूल जाइए, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है और वो अपने बॉन्ड में बंधा भी होगा, बंध बनते हैं ना, वो बॉन्ड में बंधा भी होगा। ठीक है, तो वो तो वैसे भी नहीं निकल सकता। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो दोस्तों देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है वो ऊपर से नीचे की ओर है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे तो होगा क्या, अब अगर आपका वैद्युत क्षेत्र इतना स्ट्रांग है कि इन इलेक्ट्रॉनों को अब बाहर निकाल सकेगा तो जरूर निकाल देगा। ठीक है, अगर नहीं निकल रहे इलेक्ट्रॉन तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q रखा है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर Q × E होता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज है, जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होना शुरू होंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र इतना प्रबल है कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने में समर्थ है तब तो ठीक है, नहीं तो आप वैद्युत क्षेत्र बढ़ाइए, ये इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, अगर किसी धातु के पृष्ठ पर उचित तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो भी धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिराया तब इलेक्ट्रॉन निकले, इस प्रकार के प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, और इस प्रकार के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से बाहर निकल कर आ रहे हैं उन्हें हम लोग प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के जैसा ही एक दूसरा प्रभाव होता है। कहते हैं अगर धातु के पृष्ठ को आप ऊष्मा दीजिए, उसको गर्म करिए, तो भी उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तापायनिक उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, और इसी की जैसी एक और घटना है कि अगर धातु के पृष्ठ पर उचित तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, लगाया जाए, तब धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना को
या इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, दो छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है और प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है। तो प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है, आपको पता है तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख देता हूं। चलिए दोस्तों, तीव्रता बराबर, देखिए दोस्तों, तीव्रता जो होती है वो यहां पे जो फॉर्मूला लिखा है वो किसी तरंग के लिए लिखा है, ठीक है, और आपको पता है प्रकाश भी तरंग है, ठीक है, मैक्सवेल ने कहा था विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। और इस चैप्टर में तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि तरंग भी है और कण भी है, क्या बात है, तरंग भी हो जाएगी वो कण भी, यानी दोनों तरह व्यवहार करेगी। जब प्रकाश तरंग भी है कण भी है तो तरंगों के लिए ये तीव्रता का फॉर्मूला लगता है, और प्रकाश भी तो एक तरंग है तो उस पर भी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। किसी भी तरंग की तीव्रता को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू समय। अब हम लोग बोलेंगे कि किसी तरंग की तीव्रता को आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के, है ना, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा आपतित होती है उसे तरंग की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, या किसी तरंग के द्वारा किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे हम लोग तरंग की तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, ऊर्जा बटे समय को हम लोग मिलाकर शक्ति बना सकते हैं, ऊर्जा बटे समय शक्ति, तो ये बन जाएगा शक्ति और बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी तरंग के द्वारा किसी पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल पर प्रदान की गई शक्ति का मान जो होता है वो उस तरंग की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है, या उसे ही उस तरंग की तीव्रता कहते हैं। अब हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हमको क्या पढ़ना है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है कि धातु के पृष्ठ पर, ठीक है, धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकेंड कितने फोटोन गिर रहे हैं, क्योंकि धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकेंड जितने ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिरेंगे उस प्रकाश की तीव्रता उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग अपने घर में प्रयोग की जाने वाली ट्यूबलाइट की बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे घर में ट्यूबलाइट जलता है उससे ज्यादा रोशनी मिलती है कि सनलाइट से, तो आप कहेंगे सनलाइट से। क्यों, कैसे पहचाना, देखिए दोस्तों, प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश मतलब भर का होता है, ठीक है, आप ट्यूबलाइट को डायरेक्ट देख सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा तीव्र होता है कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। यहां पे वही कॉन्सेप्ट है कि हम सूर्य के प्रकाश को ज्यादा तीव्र बोलते हैं और ट्यूबलाइट के प्रकाश को कम तीव्र बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि सूर्य के प्रकाश से प्रति सेकंड ज्यादा फोटोन निकल रहे होंगे, या सूर्य से प्रति सेकंड ज्यादा फोटोन निकल रहे हैं, किसकी तुलना में, ट्यूबलाइट की तुलना में। ट्यूबलाइट से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोनों की संख्या कम है, तो तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड निकलने वाले फोटोनों की संख्या को प्रकाश की तीव्रता कहते हैं, या फिर किसी धातु के पृष्ठ पर प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के जैसा एक अगला टॉपिक है, प्रकाश की ऊर्जा। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश की ऊर्जा है क्या, कहते हैं कि प्रकाश जो है वो फोटोनों से मिलकर बना है, ये बात हम लोग जानते हैं। किसने बताया था हमें, प्लांक ने बताया था, ठीक है। तो प्रकाश जब फोटोनों से मिलकर बना है, और मैंने ये भी चीज बताई थी कि अगर आप एक ही स्रोत की बात करें तो एक प्रकाश स्रोत से जितने भी फोटोन निकलेंगे सबकी ऊर्जा बराबर होगी, और जितनी ऊर्जा एक फोटोन की होगी उतनी ऊर्जा प्रकाश की भी कही जाएगी, क्योंकि जो आवृत्ति फोटोन की होगी वही आवृत्ति प्रकाश की होगी, और वही आवृत्ति सभी फोटोनों की होगी। और जब सब फोटोनों की आवृत्तियां बराबर है तो E बराबर h न्यू होता है, ठीक है। सभी फोटोनों की जब आवृत्तियां बराबर है तो सभी फोटोनों की ऊर्जा भी बराबर होगी, क्योंकि E बराबर h न्यू होता है, और h तो दोस्तों कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश की ऊर्जा का मतलब होता है कि प्रकाश स्रोत से जो फोटोन निकल रहे हैं उस फोटोनों में से प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी है। अगर आप किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, समझिएगा, फोटोनों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो हम कहेंगे कि प्रकाश की ऊर्जा बढ़ गई है। तो मतलब प्रकाश की ऊर्जा का तात्पर्य यह है कि प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा का तात्पर्य प्रकाश स्रोत से निकलने वाले
प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा से है। ठीक, अब आप समझिए, अगर आप फोटोन की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर h न्यू होती है। भाई अगर आप फोटोन की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको न्यू को बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर आप न्यू के मान को बढ़ाएंगे, सपोज करिए आप न्यू के मान को बढ़ाएंगे तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज हमको समझनी होगी। तो ऊर्जा बढ़ाएंगे तो आवृत्ति बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक, तो प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की ऊर्जा में ये जो अंतर है इसको समझिएगा। अगर धातु के पृष्ठ पे प्रति सेकंड गिरने वाले फोटोन की संख्या की बात की जाए तो वो तीव्रता है। ठीक, इसका उल्टा, अगर धातु के पृष्ठ पर जितने फोटोन पहले गिर रहे थे उतने ही फोटोन गिरा रहे हैं, लेकिन हर एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी है, तो समझ लीजिएगा कि प्रकाश की ऊर्जा बढ़ गई है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये दो टॉपिक के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।